स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज तीसरा और आखिरी पार्ट है बाइजेंटिनियन एम्पायर के बारे में। आज हम लोग ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर जो वीडियो ला रहे हैं उसका सीरीज आज खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरीका से ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर कैसे करे खत्म हो गया, उसका कारण क्या था, ये सब हम लोग आज का टॉपिक रहेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था बाइजेंटीन आर्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रूसेड्स के बारे में और किस तरीका से फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में एक सोसाइटी कैसा था, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रूसेड का शुरुआत होता है 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में क्रूसेड का शुरुआत देखा जाता है जब क्रूसेड एक होली वॉर होता है। ये किसके बीच में? यूरोपियन क्रिश्चियंस लोग के बीच में और मुस्लिम्स लोग के बीच में। और ये क्रूसेड चलता है 1095 से लेकर 1291 एडी तक। आखिर ये क्रूसेड क्यों होता है? देखिए, जेरूसलम जो है वो 3 रिलीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम के लिए। तो उस टाइम में मुस्लिम लोग का वहाँ पर रूल था और क्रिश्चियंस लोग चाहते थे कि वो जगह वापस से हमारा हो जाए, जिसके लिए उन लोग ने क्रूसेड लॉन्च किया। लेकिन इसका शुरुआत होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल से। देखिए, क्रूसेड का होना समझ लीजिए कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल होना शुरुआत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि सेल्जुक तुर्क्स लोग जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इन लोग बार बार कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक कर रहे थे, आसपास के एरिया को कैप्चर कर रहे थे। तो वहाँ का जो इम्पेरर था एलेक्सियस वन, उसने क्या किया? वेस्ट से मदद मांगा। वेस्ट यानी कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर। अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर रहा नहीं। अब फ्रांस और जर्मनी, उस टाइम कंट्री का नाम नहीं था फ्रांस जर्मनी, वो आज जो कंट्री फ्रांस जर्मनी है वहाँ पर का जो किंगडम था वो वेस्ट पार्ट में पड़ता था। तो उन लोग से मदद मांगने लगा। कौन? ये एलेक्सियस वन, कि आप मेरा मदद करिए, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो चुका था। लेकिन दोनों क्रिश्चियंस थे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये जो वेस्टर्न यूरोप में जितना भी क्रिश्चियंस लोग थे, ये लोग पोप को मानते थे। इन लोगों का जो फाइनल अथॉरिटी था वो पोप था और इन लोग कैथोलिक्स थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी कि आपका जाकर जो आज का तुर्की हो गया, बल्गेरिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, पहले ये सब कौन सा एरिया में पड़ता था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एरिया में पड़ता था और ये सब बाइजेंटिनियन रूल होता था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो रूलर था अभी भी इन लोग बाकी था। तो ये लोग बोला कि हम लोग दोनों का आइडियोलॉजी अलग है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में लोग फॉलो करते थे कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी और ईस्टर्न यूरोप में लोग फॉलो करते थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्या है ये मैंने पहले भी बताया है आप लोग को। इसी सीरीज का वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 2 पार्ट था क्रिश्चियनिटी का। अभी तीसरा पार्ट होगा जब रिनेसा का दौर आएगा, लेकिन अभी हम लोग वहां पर नहीं जाते। अभी हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि 2 पार्ट था, लेकिन इन लोग दोनों थे तो क्रिश्चियंस, आइडियोलॉजी अलग था, बस यही चीज है। तो एलेक्सियस वन बोला कि मेरा मदद करो। किससे? वेस्टर्न यूरोप से मदद मांगा और बोला कि मदद करो। तो उस वक्त का एक पोप था, इसका नाम था पोप अर्बन II क्लेरमॉन्ट। ये फ्रांस को बोलता है कि हमें अपना भाई लोग का मदद करना चाहिए और पहला क्रूसेड स्टार्ट होता है, जिसे नाम दिया जाता है क्रूसेड, जिसे होली वॉर भी कहते था उन लोग। तो फ्रांस का आर्मी, जर्मनी और इटली का आर्मी बाइजेंटिनियन एम्पायर का थ्रू होते हुए जेरूसलम में अटैक करता है। और एलेक्सियस जो होता है वो जितना भी ये जो फ्रांस, जर्मनी, इटली का जो रूलर होता है उन लोग को ओथ दिलाता है कि आप लोग को मैं अपना जमीन दूंगा, क्योंकि आप अगर एशिया में घुसना है। जेरूसलम कहाँ पर है? पैलेस्टाइन जो है वो कहाँ पर है? वो आपका जाकर है एशिया में पड़ता है। एशिया में पड़ता है, उसके लिए आपको तुर्की होके आने पड़ता है। पहले के दौर में हम बता रहे, यूरोप से अगर आप आइएगा तो कहाँ से उनके आने पड़ेगा? बीच से रास्ता कौन देगा? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये बाइजेंटिनियन लोग बोले कि आप हमारा जमीन इस्तेमाल करिए और हम लोग आपको सेफ पैसेज देते हैं, आप यहाँ से जाइए और जाके मुस्लिम लोग को हराइए और हम लोग को भी प्रोटेक्शन दीजिए। लेकिन आपको ओथ लेना पड़ेगा कि आप जो भी एरिया कैप्चर करिए वो हम लोग को दे दीजिएगा या हम लोग के प्रति लॉयल रहिएगा। तो ये कसम दिलाता है कि आप अगर जो भी एरिया कैप्चर करिए तो वापस हमें दे दीजिएगा और हम लोग के प्रति वफादार रहिएगा। तो बाइजेंटीन लोग से लोग बात हो जाता है। तो वेस्टर्न और बाइजेंटीन फोर्स दोनों मिल के बहुत सारे एरिया कैप्चर भी करते, जैसे कि निशिया, एशिया माइनर जो तुर्क लोग का हाथ में चले गया था उसे लेता है। लेकिन एलेक्सियस को कुछ दिन का अंदर ही पता चल जाता है कि ये जो क्रूसेडर्स लोग है इन लोग किसी का सगा नहीं है। ये लोग को हम अपना भाई समझ के बुलाए हम लोग को मदद करने के लिए, उल्टा इन लोग धोखा दे दिए। किसको? एलेक्सियस को। तब जाके जब इसको पता लगा कि ये मुझे धोखा दे दिया, ये वो अपना आर्मी को लेकर पीछे हट जाता है। और जितना भी क्रूसेड चला 1095 से लेकर 1291 के बीच में, जब क्रूसेडर्स लोग
बाइजेंटीनियन एम्पायर यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल होकर आते थे। बाइजेंटीन एम्पायर में जितना भी एरिया था सबको लूट मार करता वो लोग आया करता था। तो 1204 में ही चौथा क्रूसेड के दौरान जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसे पूरा तरीका से लूट मार कर दिया। कौन? यही क्रूसेडर्स लोग, मुस्लिम्स लोग ने, ये क्रूसेडर्स लोग ने इन लोग को पूरा लूट मार कर लिया, अपना भाई को लूट लिया। अब यहाँ से क्या होता है, जो पावर था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, जो पावरफुल साम्राज्य था, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का खत्म होने के बाद भी चल रहा था, अब इसका समझ ले कि टाइम करीब आ चुका है। अब ये इसका कोई भी राजा मजबूत नहीं है, अब ये हिल चुका है पूरा तरीका से। इसका खुद का भाई लोग इसे धोखा दे रहा है। अब ये लोग इतना कर्जदार हो गया था, इतना जंग लड़ने के बाद, इतना वॉर्स में इन्वॉल्व होने के बाद और इतना लूट पार होने के बाद इन लोग क्या करने लगा, कर्ज लेने लगा। किससे कर्ज लेने लगा? यही वेस्टर्न जो यूरोपियन लोग हैं इन लोग से कर्ज लेने लगा। तो बहुत सारा कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोग थे वो निसिया चले गए और यहाँ पर जाके बाइजेंटीन गवर्नमेंट लोग, ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका लैटिन लोग था बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया था, हटा दिया था। यानी कि वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे उन लोग क्या कर रहे थे, देख लिया कि ईस्टर्न यूरोप में अब दम नहीं है, तो इन लोग को क्या कर दिया, बहुत सारा जो बड़ा बड़ा मंत्री पद में थे उन लोग को हटा दिए। जो भी लैटिन यूरोपियन लोग का बात नहीं मानता, लैटिन यूरोपियन यानी कि वेस्टर्न रोमन लोग का बात नहीं मानता था, जो भी उनका बात नहीं मानता उन लोग को निकाल देते थे। तो ये बाइजेंटीनियम जो वफादार लोग थे बाइजेंटीन रूलर के प्रति, बाइजेंटीन एम्पायर के प्रति, उन लोग भाग के कहाँ चले गए? उन लोग भाग के चले गए निसिया और यहीं पर जाके बाइजेंटीन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को चलाने लगे। और बहुत सारे लोग जो भी आपका जाकर क्रूसेडर्स लोग से परेशान होते थे वो यहीं पर आते थे और यहाँ से आकर प्लानिंग करते थे किस तरीका से हम लोग अपना वापस पावर रिगेन करें। फिर एक एम्परर आता है जिसका नाम होता है माइकल 8 1261 में। और इस दौर में बोला जाता है बाइजेंटीन एम्पायर का जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत क्रिपल हो चुका था, एकदम अवस्था खराब था, एकदम जिसको समझ लिया कि सरकार कर्ज में डूब चुका था और स्टेट के पास अब देश चलाने का पैसा नहीं था। अब यहाँ से समझ लीजिए कि वापस कभी भी जो बाइजेंटीन एम्पायर है वो उठा नहीं। फिर आता है साल 1369 एम्परर जॉन 5। ये क्या करता है, वेस्ट से मदद मांगता है कि हम लोग को तुर्क लोग से डर है, वो लोग बार बार हम लोगों पर अटैक कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को जाते जाते एक बात बता दूं कि आखिर क्यों कॉन्स्टेंटिनोपल लेना चाहते थे तुर्क लोग। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थे, उनका एक हदीस था, उनका एक सेइंग था, हदीस यानी कि सेइंग जो प्रॉफिट बोले थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्या बोले थे, एक लश्कर होगा, लश्कर यानी कि एक मिलिट्री जनरल होगा और उसका मिलिट्री आर्मी पर्सनल होगा, उन लोग कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा और फतह करने के बाद वो जो आर्मी जनरल होगा वो सबसे अच्छा आर्मी जनरल होगा और जो भी इसे फतह कर लेता है उसे हेवन का बसारत मिल जाता है, यानी कि उसे हेवन मिलेगा। तो अच्छा बात बोला गया था। तो हर कोई जो भी मुस्लिम जनरल पावर में आते थे उन लोग एक मरतबा ट्राई तो जरूर करते थे कि हम लोग को कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया को कैप्चर करना है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, कि इसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। इस एरिया पे जिसका कैप्चर हो गया उसको समझ लीजिए कि ट्रेड में बेनिफिट मिलेगा, हर एक चीज में एक तरह का बेनिफिट मिलेगा। तो ये एरिया को कैप्चर करना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इंपॉर्टेंस था और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी बहुत फायदेमंद था। तो बार बार तुर्क लोग जो नया पावर थे आपका जाकर उन लोग बार बार क्या कर रहे थे, ये एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही डर से कि मेरा एरिया चलेगा तो वो क्या कर्ज लेना स्टार्ट करते। कौन? बाइजेंटीन एम्पायर का जितना भी एम्पायर था वो लोग कर्ज लेता था। किसे? यही वेस्टर्न यूरोप के लोग से कर्ज लेता था और उसे वेनिस में बोल दिया गया जॉन 5 को कि ये इंसॉल्वेंट डेटर है, ये इंसॉल्वेंट है, ये कंगाल हो चुके हैं, इसे धर लो, पकड़ लो। फिर इसके बाद क्या होता है, ओटोमन एम्पायर अब तक बन चुका था, अब एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था। इन लोग क्या करता है, जो बाइजेंटीन एम्पायर होता है, अब देखता है कि हम लोग कर्ज मांग मांग के थक गए, हम लोग का कोई मदद भी नहीं आ रहा है, हमें बेहतर यही है कि हम लोग ओटोमन एम्पायर का अधीन हो जाए, हम लोग उनको ट्रिब्यूट देंगे। जो एरिया हम लोग से छीन लिए वो एरिया पे हम लोग अपना क्लेम नहीं करेंगे और जो एरिया हमारा अंडर में है इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे उन लोग को। तो ये बात उन लोग मान लिए कि हम लोग एज अ वेजल स्टेट बन के रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे, मिलिट्री ट्रिब्यूट देंगे सुल्तान को और मिलिट्री असिस्टेंट भी देंगे जब उनको जरूरत पड़ेगा। जॉन 5 ने ये अपना कर्ज से बचने के लिए ओटोमन लोग का साथ हाथ मिला लिया कि आप हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए, जब हम लोग को जरूरत होगा आप हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा, आपको जब जरूरत होगा हम अपना आर्मी भेजेंगे और हर साल हम लोग आपको कुछ न कुछ ट्रिब्यूट देंगे और आप हम लोग असल जो सॉवरेनिटी है वो आपका ही रहेगा। तो ये जब हो गया आपका जाकर कि ये जब जॉन 5 ने ये आपका जब समझौता कर लिया, इसके बाद से इन लोग का दौर थोड़ा अच्छा हो गया। वेस्टर्न यूरोप से जो डर था वो भी खत्म हो गया और ओटोमन लोग से जो डर था वो भी खत्म हो गया।
लेकिन इसका बाद राइज होता है मुराद II का। वो सुल्तान बनते हैं 1421 में। वो बोलते हैं कि अब हम लोग ये जो भी हम लोग जो प्रोटेक्शन दे के रखे है, अभी ये सब कोई प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाइजेंटीन एम्पायर को पूरा तरीका से यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को पूरा तरीके से सीज करके अपना अधीन कर लेंगे। लेकिन ये उनका सपना पूरा नहीं होता है। वो जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते और उनका देहांत हो जाता है। फिर उनका सक्सेसर, उनका बेटा मोहम्मद II, इसे महमद II भी कहा जाते हैं। तर्किश में मोहम्मद को महमद बोलते हैं उन लोग प्रोनाउंसिएशन का वजह से। फिलहाल ये समझ लीजिए कि मोहम्मद II यानी कि महमद II जो थे वो क्या किए, कैंपेन लॉन्च किए कि मुझे कॉन्स्टेंटिनोपल लेना है। फिर दिन आता है 29 मई 1493 का। वो दिन आता है जब महमद II क्या करते हैं, दीवार तोड़ के, उन लोग बहुत एक अलग टेक्निक इस्तेमाल किया गया था क्योंकि दीवार टूट नहीं रहा था। तो जो भी हो, दीवार को तोड़ा गया और अंदर घुसे और जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया गया। और इसी लड़ाई में उस टाइम का जो राजा था, एम्परर था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिन 11, वो इस लड़ाई में मारा जाता है। और यहाँ से समझ लीजिए कि बाइजेंटीन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है और कभी भी बाइजेंटीन एम्पायर खड़ा नहीं होता है। तो ये था बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या लेगेसी रहा बाइजेंटीन एम्पायर का। आखिर बाइजेंटीन एम्पायर हमें क्या दिया, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर, लॉ, थियोलॉजी बहुत फ्लरिश हुआ। ये वो दौर का बात किया जा रहा है जब वेस्टर्न यूरोप यानी कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर विच क्राफ्ट के नाम पे लोगों को मारा जाता था, औरतों को जलाया जाता था, तरह तरह की आपका जाकर लोग हर बुराई में लिप्त थे, एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, भाई का नहीं था, औरत को कोई इज्जत नहीं दिया जाता था। राजा एक समझिए टोटलिटेरियन रूल करता था। राजा जिसको मर्जी उसको गैप करवा देता था। कोई लॉ नहीं था, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था। पूरा समय डार्क एज में चले गया था यूरोप, खासकर वेस्टर्न यूरोप का बात। लेकिन उसी दौर में ईस्टर्न यूरोप फ्लरिश कर रहा था और डेवलप कर रहा था। तो ईस्टर्न यूरोप जब फॉल हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल होने के बाद बहुत कोई जो लोग थे उन लोग क्या किए, वेस्टर्न यूरोप की तरफ गए। जब वो वेस्टर्न यूरोप गए तो वहां जाके देखे कि इधर पर तो डार्क एज आया हुआ है। यहाँ के लोग को ना खाने को तरीका पता है, ना पहनने को तरीका पता है। लोग एक वैश्यानी जिंदगी जी रहे, यानी जानवर वाला जिंदगी जी रहे। इन लोग का समझ लिए कि जिंदगी बस से बदतर है, जानवर वाला जिंदगी लोग जी रहे। तो इन लोग को सब में बनाना पड़ेगा और हम लोग अपना आर्ट एंड कल्चर, ग्रीको रोमन कल्चर को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। तो इन लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये किए। और यही लोगों ने, जो लोग कॉन्स्टेंटिनोपल से वेस्टर्न यूरोप की तरफ गए, इटाली, फ्रांस, जर्मनी, तो ये लोग वहां जाकर क्या लाते हैं, रेनेसां का दौर लाते हैं। और यूरोप जो है डार्क एज से निकलकर इनलाइटमेंट की तरफ निकलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है, इसका शुरुआत आपका जाकर ईस्टर्न रोमन एम्पायर का टाइम से होता है। यानी कि बाइजेंटीन लोगों, जो बाइजेंटीन एम्पेरर थे, उन लोग ये धर्म को फॉलो करते थे। तो आज भी रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, ग्रीस में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते एज कम्पेयर टू कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। और अब जाते जाते लास्ट टॉपिक रहा है बाइजेंटीन सोसाइटी। बाइजेंटीन सोसाइटी कैसा था? देखिए, बाइजेंटीन सोसाइटी में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस था, फैमिली का वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस था, इनहेरिटेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। हम लोग का होता है ना कास्ट नेम, जातिवाद बहुत ज्यादा था। कास्ट सिस्टम तो हर जगह ही था। तो यहाँ पर भी जात देख के, गोत्र देखकर, आप किस कुल में, किस गोत्र में आपका जन्म हुआ, उस हिसाब से आपका शादी होगा, आपका स्टेटस होगा। आप किस खानदान में जन्म लिए, आपका गोत्र देख के, आपका बर्थ से पता चलता है कि आप इस खानदान में पैदा किए तो आपका ऑथोरिटी बहुत ऊंचा है, आप इस खानदान में पैदा किए तो आपका ऑथोरिटी बहुत नीचा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और वेल्थ का मतलब जिसका पास जितना ज्यादा जमीन, समझ लीजिए वो वेल्थ, उसका पास उतना ज्यादा पावर, उसका पास जितना ज्यादा वेल्थ। समझ लीजिए कि जमीन जिसका पास ज्यादा था उसी का पास ज्यादा वेल्थ था। वेल्थ ज्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप करिएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी आप ही मेंटेन करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एरिस्टोक्रेसी था ये खून में है कि बाप का बाद बेटा बनेगा। सोसाइटी में जो लोग नीचे तबके के भी थे, अगर उन्हें ऊपर आने का मौका मिलता था, उन लोगों के पास टैलेंट होता था, उन लोग ऊपर आते थे। तभी तो आज इतना ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, 1000 साल तक जी गया। वेस्टर्न यूरोप का खत्म होने के बाद 1000 साल तक जी गए। क्यों? क्योंकि इन लोग आर्ट और आर्किटेक्चर दे, जो साइंटिस्ट थे, जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, इन लोग को प्रमोट करते थे। हाँ, एरिस्टोक्रेसी क्लास था, गोत्र देख के, आपका जाकर जाति देख के शादी ब्याह ऊंच नीच होता था। लेकिन जो लोग नीचे से ऊपर आना चाहते थे, उन लोग का टैलेंट होता था, उन लोग को भी राजा अपना दरबार में जगह देता था, उन लोग को भी एरिस्टोक्रेट क्लास में शामिल किया करता था। तो जाकर वो इतना साल तक सरवाइव कर पाया। तो ये छोटा सा टॉपिक था, 3 वीडियो टोटल मैंने इसके ऊपर बनाया है। इसके ऊपर और भी डेप में वीडियो बना
सकता हूँ और भी बातें बता सकता हूँ, लेकिन जितना आप लोग को जरूरत है जानने का उतना मैंने बता दिया, ताकि मैं एक यूरोप के ऊपर एक लंबा सीरीज लेकर आऊंगा। अभी तक तो मैंने आप लोग को बता दिया कि एशियन यूरोप कैसा था, मिडिवल दौर का थोड़ा बता दिया। अब मैं वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, अब से शुरुआत होता है मिडिवल यूरोप का। मिडाइवल यूरोप कैसा था इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। मिडाइवल यूरोप के बाद मॉडर्न यूरोप कैसा था उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, और भी पूरा यूरोप का इतिहास बताऊंगा, वर्ल्ड वार पूरा समझ लीजिए कि कवर होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सिर्फ यूरोप का साथ साथ मैं बाकी सब भी कंट्री को कवर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री था उन लोग ने पूरा वर्ल्ड को समझ लीजिए एक तरीका अपना कॉलोनी बनाया था। तो जहां जहां पूरा वर्ल्ड तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर एरिया को अपना कॉलोनी बनाया था। 60% एरिया को समझ के चलिए। तो जितना एरिया को इन लोग कॉलोनी बनाए थे जिसमें तो ज्यादातर एरिया कवर हो ही जाता था। जो एरिया से अपना अंडर में ले नहीं पाए थे तो वो एरिया से उन लोग क्या करते थे, हमेशा लड़ाई करते रहते। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, इन लोग से वर्ल्ड वार 1 होते वर्ल्ड वार 1 के बाद तो ऑटोमन एम्पायर लोग एरिया को कैप्चर कर लिया, लेकिन उससे पहले हमेशा ऑटोमन लोगों के साथ लड़ाई इन लोग का होते रहता था। तो अरब का जो बहुत सारा जो एरिया है, खासकर जेरूसलम हो गया, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, जो अरब कंट्रीज है, इन लोगों को कभी भी यूरोपियन लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे। ये तो वर्ल्ड वार 1 के बाद उन लोग कैप्चर किए। तो इसका पर भी पूरा हिस्ट्री आएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कोई और भी अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके ऊपर भी टॉपिक लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।